आगे मूव करते हैं। आगे हमारे पास थ्योरी है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई एम श्योर जितने बच्चे वीडियोस देख रहे हैं उनमें से 99% बच्चों को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पता ही होगा। सो इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगॉन। मेरे पास कुछ रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को मैंने एक जगह पे डिप्लॉय किया, अगर मैं उसको उस जगह पे डिप्लॉय नहीं करता तो उसके अलावा मेरे पास बेस्ट ऑप्शन क्या था, उसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। एग्जांपल लेट्स जस्ट सपोज कि मैंने कहा कि मुझे ये पूरा ऑनलाइन सेटअप बनाना था, तो इस ऑनलाइन सेटअप को बनाने के लिए लेट्स जस्ट सपोज स्टूडेंट्स कि मैंने 5 लाख की एक इन्वेस्टमेंट करी, तो मेरे पास क्या थे, मेरे पास एक फाइनेंशियल रिसोर्स था कितने का, 5 लाख रुपए का, जिसको मैंने कहाँ डिप्लॉय किया, ऑनलाइन सेटअप बनाने के लिए। अब इसको दूसरे वे में समझे, अगर यही 5 लाख इस ऑनलाइन सेटअप की जगह दूसरा मेरे पास ऑप्शन था कि लेट्स जस्ट से कि मैं इसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता, ओके, सो मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता तो मुझे शायद उसके ऊपर कुछ रिटर्न आता, एनुअली जो भी रिटर्न आना होता वो मुझे रिटर्न आता। तो मैंने इस अपॉर्चुनिटी को, मतलब म्यूचुअल फंड से आने वाले रिटर्न को सेक्रीफाइस कर दिया स्टूडेंट्स, क्या गेन करने के लिए, ऑनलाइन अपना ये पूरा सेटअप क्रिएट करने के लिए। तो मतलब इस ऑनलाइन सेटअप को स्टैब्लिश करने की जो कॉस्ट है वो क्या हो गई, म्यूचुअल फंड से आने वाला जो भी XYZ जो भी रिटर्न होता है वो रिटर्न। ऑफ कोर्स कोई भी पर्सन जब कोई डिसीजन लेता है तो कैलकुलेट करके लेता है। अगर मैंने ये अपॉर्चुनिटी और ये अपॉर्चुनिटी दोनों को देखा तो मैंने कहीं ना कहीं इस बात को समझा होगा कि मुझे इससे ज्यादा रिटर्न इससे आ रहे हैं, दैट्स व्हाई आई हैव कंसिडर्ड दिस एज माय बेस्ट अपॉर्चुनिटी, तभी मैंने यहां पे इन्वेस्ट किया। सेम आपके साथ है कि आप भी कोई डिसीजन लोगे तो आप एक डिसीजन लेने के लिए बाकी डिसीजंस को डिस्कार्ड करोगे, क्योंकि आप बाकी डिसीजंस को डिस्कार्ड कर रहे हो तो वो आपको उतने बेस्ट नहीं लगते होंगे। दैट इज व्हाई दिस इज द डेफिनेशन कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, कि ये ना करता तो इससे बेस्ट क्या करता। एक टिपिकल बुक एग्जांपल वही जॉब वाला कि भाई एक जॉब 10,000 की है, एक जॉब 8,000 की, एक जॉब 6,000 की, कौन सी करोगे, 10,000 करेंगे। अब 10,000 करने के लिए छोड़ा क्या, इमीडिएट, वो 8,000 है। 8 और 6 नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि 8 और 6 क्यों नहीं है, क्योंकि इट जस्ट टॉक अबाउट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, बेस्ट टू बेस्ट की बात नहीं करते, जस्ट बेस्ट की। तो 10,000 की जस्ट बेस्ट क्या थी, 8,000। सो दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जरा इसको आने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एमओसी होता क्या है। अब देखो, ये हमने डे 1 लेक्चर 1 में स्टडी किया था स्टूडेंट्स कि इकोनॉमिक्स को पढ़ने का जो बेसिस है, फंडामेंटल है, वो स्कैरसिटी। मॉडर्न डे इकोनॉमिक्स पढ़ी इसलिए जा रही है क्योंकि स्कैरसिटी है, अगर स्कैरसिटी ना हो तो इकोनॉमिक्स भी ना हो, ये बात क्लियर है। और क्योंकि स्कैरसिटी है तो उसकी वजह से मैंने आपको बताया था कि रिसोर्सेज क्या है स्कैरसिटी में, लिमिटेड, राइट। तो लिमिटेड रिसोर्सेज है। लिमिटेड रिसोर्सेज के सिनेरियो में होता क्या है, अगर मैं 2 पॉसिबिलिटी की बात करूं। अब आप में से बहुत से स्टूडेंट अगर उन्होंने पहले क्वेश्चन कर लिया होगा टीचर से तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यहां मैं आपको बता देता हूं। आप लोगों ने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, जिसमें आपको पढ़ाया गया कि भाई पीपीसी इज जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स, ठीक है, हटाते हैं। फिर आपने बात करी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में कार्डिनल अप्रोच के अंदर आपने पढ़ा कि भाई कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम एक तो सिंगल कमोडिटी में, फिर अगेन आपने पढ़ा कि 2 कमोडिटी में, ठीक है। फिर उसके बाद आप इंडिफरेंस कर्व पे मूव हुए। इंडिफरेंस कर्व पे भी आपने पढ़ा कि भाई 2 गुड्स के कॉम्बिनेशन। ऐसे जब आप आगे भी थ्योरीज को पढ़ोगे ना तो जब भी तो वो 2 गुड्स, मैक्सिमम 2 ही बंडल्स के बारे में ज्यादातर आपसे बात करेगा। रीजन क्या है इसके पीछे का स्टूडेंट, एक बहुत बेसिक रीजन समझ लो, इकोनॉमिक्स ना मेजरली जितनी भी चीजें हैं उनको ग्राफिकली सॉल्व करता है ना। पीपीसी का भी आपने ग्राफ बना लिया, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का भी आपने ग्राफ बनाया, इंडिफरेंस कर्व का भी ग्राफ बनाया, डिमांड के केसेस में भी आपने बहुत सारे ग्राफ बना दिए, कॉस्ट में भी आपने ग्राफ बनाया, प्रोडक्शन फंक्शन में भी जब आपने एक तरफ लेबर बोला एक तरफ कैपिटल बोला तो उधर भी आपने ग्राफ बना लिए। तो मतलब इकोनॉमिक्स सारी प्रॉब्लम्स को जो भी इकोनॉमी की होती है उनको ग्राफ के थ्रू सॉल्व करता है। और एज अ कॉमर्स स्टूडेंट हमें ये बात को समझना पड़ेगा कि हमारे पास जो ग्राफ होता है स्टूडेंट, उनमें एक्सेस कितनी है, 2। तो अगर मैं एक टाइम पे किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी सिचुएशन की बात कर रहा हूं तो मैं 2 ही वेरिएबल्स को स्टडी कर सकता हूं, XYZ। 3D कॉमर्स वालों के लिए नहीं बना, वो अभी साइंस के उनके अपने अलग फंडाज है, वो वहां पे स्टडी करते हैं। कॉमर्स में हम 2 ही एक्सेस को स्टडी करते हैं, एक X और एक Y। तो अब आप इसकी लिमिटेशन बोल लो
कि अगर मुझे स्टडी करना है तो एट अ सिंगल टाइम मैं दो ही वेरिएबल को स्टडी करूंगा। तभी जब हम प्राइस और डिमांड की बात करते हैं तो उस टाइम पे हम अदर फैक्टर को कांस्टेंट करके सिर्फ प्राइस डिमांड की बात करते हैं। जब मैं इनकम और डिमांड की बात करता हूं फिर मैं अदर सारे फैक्टर्स को छोड़ के सिर्फ इनकम डिमांड पे फोकस करता हूं। जब मैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की बात करता हूं तब मैं दो फैक्टर को छोड़ के बाकी सारे कांस्टेंट करता हूं। सो दिस इज द रीजन। तो यहां पे मैंने यही बोला कि रिसोर्सेज क्योंकि लिमिटेड है किसी भी इकोनॉमी के पास, तो वो दो पॉसिबिलिटी देखती है। दो पॉसिबिलिटी का मतलब है, लेट्स जस्ट से कि इकोनॉमी बना रही है एक गुड एक्स और एक इकोनॉमी बना रही है गुड वाई। वो दो तरह के गुड्स बना रही है, वो कोई से भी हो सकते हैं, होने दो चाहिए, अब वो कुछ भी हो सकते हैं। क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, लेट्स जस्ट से इकोनॉमी के पास 100 ही लेबर है बस। अब इसी 100 लेबर में उन्हें गुड एक्स की प्रोडक्शन भी करनी है, इसी 100 लेबर में उन्हें गुड वाई की प्रोडक्शन भी करनी है। अब इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से समझते हैं कि मान लो इकोनॉमी दो चीजें बनाती है, एक बनाती है स्टेशनरी के आइटम, ठीक है, और एक बनाती है इकोनॉमी वेडिंग के आइटम्स। हाँ मुझे पता है कि आप लोगों ने अपनी बुक्स में पढ़ा होगा कि वो सिविल गुड्स और वॉर गुड्स, उसको बाद में बात कर लेंगे। कैटेगरी है, मैंने क्या कहा, कुछ भी पढ़ लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दो गुड्स होने चाहिए, ये मैटर है। तो इकोनॉमी स्टेशनरी बना रही है और वेडिंग के जो भी आइटम्स है, जैसी भी चीजें बना रही है। ध्यान से समझना, 100 ही लेबर है ना, होगा क्या, जनवरी फरवरी मार्च ये वाले टाइम में जनरली अगर आप देखो तो फरवरी मार्च के आसपास आते आते नए एकेडमिक ईयर शुरू होता है इंडिया का। बहुत सारे बच्चे अपने नए नए एनरोलमेंट लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ महीनों के बाद 11th के एडमिशन होते हैं, उसी टाइम ग्रेजुएशन के भी एडमिशन होते हैं। तो कहीं ना कहीं फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई ये वो टाइम पीरियड होगा जहां पे शायद इंडिया के अंदर स्टेशनरी आइटम्स जो है वो बहुत ज्यादा सेल होंगे। तो इकोनॉमी क्या करेगी उस टाइम पे, ये सिर्फ समझने के लिए है, राइट। तो इकोनॉमी क्या कर सकती है कि भाई 100 लेबर में से कहेगी भाई 80 जो लेबर है एक काम करते हैं वो लगा देते हैं गुड एक्स की प्रोडक्शन करने में, और जो 20 बची हुई लेबर है, ठीक है, थोड़ी बहुत पार्टी वार्टी होती रहती है तो उस टाइम पे साए होते हैं, थोड़ी बहुत शादियां होती हैं, तो 20 लेबर लगा देते हैं उस चीज की प्रोडक्शन करने में। इस तरीके से इकोनॉमी क्या करेगी, मैनेज करेगी। बट जैसे ही अक्टूबर आएगा वो देव उठनी एकादशी आती है, और देव उठनी एकादशी आने के बाद ही फिर वो साइज खुल जाते हैं, शादियों का सीजन शुरू हो जाता है। तब इकोनॉमी क्या करेगी, इस चीज को रिवर्स कर लेगी शायद, कि अब कहेगी एक काम करते हैं 20 लेबर छोड़ देते हैं किसके लिए, स्टेशनरी आइटम्स के लिए, और 80 लेबर छोड़ देते हैं किसके लिए, वेडिंग के जो भी चीजें बनाने के लिए, राइट। ऐसा ही करना पड़ेगा ना, मतलब कुछ ना कुछ तो आपको एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी जिससे कि आप अपना काम कर पाओ। एंड दैट इज हाउ एक इकोनॉमी जो है वो क्या करती है काम, चाहे वो एक इकोनॉमी हो, चाहे कोई एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हो जिसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। एंड देयर कम्स अ रोल फॉर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। भाई अगर मैं लेट्स जस्ट से कि मैंने यहां पे 20 करा और यहां पे 80 करा, मतलब स्टेशनरी के लिए 20 और वेडिंग के लिए 80। अभी मुझे चाहिए कि मुझे और ज्यादा वेडिंग के आइटम बनाने हैं, और ज्यादा वेडिंग के आइटम बनाने के लिए इसमें से मुझे कुछ लेबर को लेना पड़ेगा। लेट्स जस्ट से कि मैं इसमें से एक्स लेबर और ले रहा हूं, और इस एक्स लेबर को मैं डिप्लॉय कर रहा हूं क्या करने के लिए, डब्ल्यू की मतलब वेडिंग की प्रोडक्शन करने के लिए। यहां से मैं कितने लेबर्स को सेक्रीफाइस करूं और यहां पे मुझको कितना एक्स्ट्रा यूनिट गेन होगा, यहां पे कितनी यूनिट्स सेक्रीफाइस होंगी, उस सेक्रीफाइस की वजह से यहां पे कितनी यूनिट्स गेन होंगी, उसका जो रेशो होता है स्टूडेंट्स उसे कहते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है रेशो। रेशो किस चीज का, कि आप एक में से कितनी यूनिट्स को सेक्रीफाइस करेंगे और उसके सेक्रीफाइस की वजह से दूसरे में आपको कुछ एडिशनल गेन हो पाएगा। बिकॉज विदाउट सेक्रीफाइस गेन नहीं हो सकता। बहुत से स्टूडेंट्स पूछेंगे क्यों, क्योंकि स्टूडेंट विदाउट सेक्रीफाइस गेन करने के लिए रिसोर्सेज का बढ़ना जरूरी है, मतलब 100 से 120 लेबर होना जरूरी है, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि रिसोर्सेज क्या रहेंगे, लिमिटेड। सो दिस इज व्हाट योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज स्टूडेंट्स। ठीक है, डेफिनेशन एक बार ही फोकस कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। Suppose with fixed resources and given technology, an economy produces only two goods. Two goods क्यों है, ये हमने बात कर ली अभी। And why? Further, suppose that these resources are fully and efficiently employed. अब वो ये क्या कहना चाहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई 100 लेबर है तो मैं 100 के 100 यूज करूंगा ना। इकोनॉमी ये मान के चलती है, अजम्पशन है ये, कि क्यों करती है ऐसा वो भी समझ लेते हैं कि भाई हम फुल्ली क्यों बात कर रहे हैं। मतलब अगर सर आप बोल रहे हो कि फुल्ली, तो भाई हो सकता ना करे। जब
किसी चीज की पॉसिबिलिटी की बात करते हो स्टूडेंट्स, तो आप हमेशा मैक्सिमम लेवल पे लेके जाते हो। लेट्स जस्ट सपोज कि आपके फादर कोई बिजनेस करते हैं और उनका कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, तो अगर उनके पास कोई आके पूछेगा कि सर आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, तो सोच के देखो वो क्या आंसर करेंगे कि अगर मेरा सारा लेबर काम कर रहा है, सारी मशीनरी काम कर रही है अपने पूरे एफिशिएंसी से, तो एक दिन का टोटल आउटपुट हम इतना बना सकते हैं। तो वही अजम्पशन यहाँ पे आती है। अजम्पशन इकोनॉमिक्स में थ्योरीज को बैकअप करने में हेल्प करते हैं, बट हम ऐसी कोई भी अजम्पशन नहीं लेते स्टूडेंट्स जो अनरियलिस्टिक है। इकोनॉमिक्स की अजम्पशंस जो ली जाती हैं वो हमेशा रियलिस्टिक सिनेरियोस को ध्यान में रख के, ज्यादातर लोगों के जो बिहेवियर पैटर्न है उनको स्टडी करने के बाद ही ली जाती है। क्लियर है? चलो, इफ मोर ऑफ द स्केर्स रिसोर्सेज आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स, लेस रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई। इट्स वेरी क्लियर। आपके पास दो ऑप्शन है, नवंबर का टाइम आ चुका है, तो यहाँ पे आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि मुझे अपने एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए भी स्टडी करना है और मुझे अपने एकेडमिक के लिए भी स्टडी करना है। अब आपको ये बैलेंस बनाना पड़ेगा, लेकिन जब जब आपका ज्यादा इंक्लिनेशन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आएगा तो एकेडमिक के लिए टाइम कम बचेगा। जब जब जैसे कि प्री बोर्ड का टाइम आएगा तो आपका इंक्लिनेशन किसके टुवर्ड्स जाएगा कि अब आप एक काम करो कि अपने एकेडमिक को पढ़ो, तो फिर आपका इंक्लिनेशन, आपके जो टाइम अवेलेबिलिटी होगी एंट्रेंस के लिए क्या हो जाएगी? कम। राइट? सो आगे क्या लिखा उसमें? देयरफॉर if we want to have more of one of the goods, we will have to less of the other good. Thus there is always a cost of having more of one good in terms of the amount of the other good. Right? ये बात क्लियर है? ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास एमओसी से क्या बन के आता है? एमआरटी, विच इज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और वो क्या होती है? एक रेशो। किस चीज की रेशो? मैंने कहा था कि तुम्हारा पहले में से कितना आउटपुट का लॉस हुआ, तो लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ गुड वाई डिवाइडेड बाय गेन ऑफ आउटपुट ऑफ गुड एक्स। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अच्छा, यहां पे ना एक बात मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्लियर कर दूं, होपफुली आपको होगी भी ये बात क्लियर, और नहीं भी है तो कोई इश्यू नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स, मार्जिनल वर्ड। बहुत सारी जगह पे इकोनॉमिक्स में आपने मार्जिनल वर्ड देखा है। ये बात मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि एंट्रेंस एग्जाम में बैठे हो, हर चीज याद कर पाना मुश्किल होता है। कुछ चीजें ऐसी होती है कि आप दिमाग में एज अ फॉर्मूला बिठा लो तो वो चीज अप्लाई होती जाएगी, आपको बस गेस करके आप उस चीज का आंसर निकाल सकते हो। जैसे कि आपने क्या पढ़ा, अभी आपको मैंने एमओसी पढ़ाया विच इज एमआरटी एज वेल। ठीक है, आप याद करते रहे साथ साथ में, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो 11th में इकोनॉमिक्स और 12th में पढ़ ही रहे हो। तो एमओसी और एमआरटी आपने पढ़ा है ना। इसके बाद आपने इंडिफरेंस कर्व के थ्योरी में एमआरएस पढ़ा था। इसके पहले आपने मार्जिनल यूटिलिटी भी पढ़ा था, फिर आपने मार्जिनल प्रोडक्ट पढ़ा, फिर आपने मार्जिनल रेवेन्यू पढ़ा, फिर आपने मार्जिनल कॉस्ट पढ़ा, है ना। ठीक है, इसके अलावा जब आप मैक्रो में आते हो तो मैक्रो में आप मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पढ़ते हो, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव पढ़ते हो। इसके अलावा आप पढ़ोगे मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। इस तरीके से पूरी इकोनॉमिक्स में आप हर एक चैप्टर को ध्यान से कोशिश करो दोबारा से रिकॉल करने की। मार्जिनल थ्योरी है, चैप्टर 1 माइक्रो से शुरू होकर के आप लास्ट तक कहीं तक भी पहुंच जाओ, कितनी भी ज्यादा से ज्यादा थ्योरीज को पढ़ लो, आप मार्जिनल पढ़ते हो। डू यू नो द रीजन बिहाइंड इट? आप इकोनॉमिक्स में हर चीज मार्जिनल क्यों पढ़ते हो? इकोनॉमिक्स कहता है, इकोनॉमिक्स ना कुछ 10 प्रिंसिपल पे बेस्ड है स्टूडेंट्स। ठीक है, उन 10 प्रिंसिपल में से एक प्रिंसिपल है रैशनल पीपल थिंक एट द मार्जिन। जो रैशनल पीपल सोचते हैं समझते हैं वो कैसे करते हैं? मार्जिन पे सोचते और समझते हैं। नो व्हाट डू वी मीन बाय दिस? बहुत क्विकली आपको समझाऊंगा, इसको ज्यादा से ज्यादा फर्दर अपने रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करके समझ जाना। दिवाली की सुबह पटाखे लेने गए, उसने बोला कि एक वो जो नाजी बम का डब्बा है वो 250 रुपए का मिलेगा। 250 नहीं, ज्यादा मैं सुना महंगा, वहां 300 का मिलेगा। आपने 300 का लिया। दिवाली की दोपहर को आप गए अपने दोस्त को लेके कि मैंने यहाँ से, तू भी यहाँ से ले ले। वो भी गया, उसने बोला 300 का मिलेगा। फिर आप शाम के 5-6 बजे के आसपास गए। ठीक है, अब 5-6 बजे के आसपास गए, आपने बोला कि भैया डब्बा, उसने कहा 300 का तो था, आपने बोला ये डिस्काउंट कर लो। अब वो क्या करेगा? आपसे शायद थोड़ा डिस्काउंट कर लेगा कि चल ठीक है काम करो 280 दे दो। आपने 280 में वो डब्बा ले लिया। अभी आप क्या करो, रात को 10 बजे 11 बजे जाओ, अगर वो शॉप ओपन है, आप उसे बोलो कि भैया एक काम करो, मुझे वही नाजी बम का डब्बा दे दो। और आप उसे ये बोलो, मैं अज्यूम कर रहा हूं बस, आप उसे बोलो मेरे पास 200 ही हैं, शायद वो आपको 200 में दे दे। ऐसा क्या हुआ कि दिन में वो चीज जो 300 रुपए की मिल रही थी, रात आते आते वो कहां पे पहुंच गया? 200 में। क्यों? समझना, वो n नंबर ऑफ बॉक्सेस जो है नाजी बम के डब्बे के लेके आया होगा। उन n नंबर ऑफ बॉक्सेस को मैं अज्यूम कर रहा हूं कि उसको जो कॉस्ट आई होगी, जो उसका परचेज प्राइस रहा होगा, मान लेते हैं कि 150 था,
सिर्फ समझने के लिए स्टूडेंट्स 150 था। अब उसने पूरे दिन में जो भी n नंबर ऑफ बॉक्सेस थे उनको 300 रुपए के हिसाब से बेचा, तो मतलब कहीं ना कहीं उसने हर एक डब्बे पे कितने रुपए का मार्जिन रखा, 150 रुपए का मार्जिन रखा, उसको प्रॉफिट आ गया। जब आपने रात को उससे पूछा कि भाई तू 200 रुपए में दे दे, तो उससे तब भी दे दिया क्योंकि स्टिल वो 50 रुपए के मार्जिन पे बेच रहा है। आपने उससे फर्दर जाके पूछा कि भाई एक काम कर 170 का दे दे, 170 में भी दे देगा। आपने बोला 65 में दे दे, 65 में भी दे देगा। आपने बोला 60 में दे दे, 60 में भी दे देगा। आपने बोला 150 में दे दे, वो 150 में भी दे देगा उस टाइम पे। क्यों? ऑलरेडी उसने प्रॉफिट बना लिया, उस डब्बों से उसने प्रॉफिट बना लिया। अब आप में से कुछ स्टूडेंट सोचेंगे सर लॉ मतलब बिल्कुल रेट टू रेट क्यों बेचना है, ऐसा भी तो हो सकता है अगले साल बेच ले। अगले साल बेचने के लिए आप में से बहुत से अकाउंट्स पढ़ के बैठे होंगे, अगले साल बेचने के लिए उसको इन्वेंट्री को मैनेज करना पड़ेगा, एक जाके एक जगह लेनी पड़ेगी, गोडाउन देना पड़ेगा, गोडाउन का किराया देना पड़ेगा, तो वो किराया भी तो जुड़ जाएगा एक साल के लिए, पहली चीज। दूसरी चीज भाई अगर वो इन डब्बों को होल्ड करेगा तो डब्बे खराब होने के भी चांसेस है, बम है, सीलन आ गई, बारिश के पानी से कुछ भी हो गया, खराब हो सकते हैं, अगले साल शायद वो आउटपुट ना आए। तो उसको ये रहेगा कि मैंने प्रॉफिट तो बना ही लिया है, अभी मेरा कैपिटल जो फंसा हुआ है एटलीस्ट वही निकल जाए, क्योंकि 150 रुपए लगाया था, 150 का 150 भी आ गया, तो दिसंबर में कुछ और बेचूंगा, प्रॉफिट कमा लूंगा। अगर मैं डब्बा ना बेचूं 150 पे, तो 150 रुपए की कैपिटल तो मेरी स्टक हो गई, जिद में आने की वजह से 150 रुपए की कैपिटल तो मेरी स्टक हो गई, तो स्टक हो गई तो फिर दिक्कत है। तो इसीलिए उसने किस पे सोचा, उसने मार्जिन पे सोचा कि भाई अगर मिनिमम भी मिल रहा है ना तो भी हम सामान को बेच देते हैं। तो मैक्सिमम इकोनॉमिक्स में जो डिसीजन होते हैं सुनो वो किस पे ले जाते हैं, मार्जिनल पे। अब व्हाट इज द सो कॉमन अबाउट दिस ऑल मार्जिनल, अगर मैं मैथमेटिकल वे में बात करूं, आप याद करके देख लो भाई, कोई सा भी मार्जिनल कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स का होगा उसका एक ही फॉर्मूला विच इज डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स। कोई भी मार्जिनल उठा लो आप, एमआरटी फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, एमआरटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, देखो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। एमआरएस का फॉर्मूला एक बार दोबारा चेक करो, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। एमयू का फॉर्मूला चेक कर लो, डेल्टा टीयू अपॉन में डेल्टा एक्स, जहां पे डेल्टा टीयू जो होता है स्टूडेंट्स, टीयू कौन से एक्सिस पे आता है, टीयू कहां आता है यहां पे, और एक्स कहां आता है यहां पे, राइट। तो वही फॉर्मूला बन गया डेल्टा टीयू मतलब डेल्टा वाई, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला याद करो, डेल्टा टीसी अपॉन में डेल्टा आउटपुट, मतलब अगेन टीसी किस पे आता है, वाई पे, तो वो भी डेल्टा वही हो गया, डेल्टा वाई हो गया। टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला याद करो, डेल्टा टीआर अपॉन में डेल्टा एक्स, और टीआर कहां पे आता है, वाई पे। हर एक मार्जिनल इकोनॉमिक्स में सेम फॉर्मूला के साथ आता है विच इज डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स, पहली चीज। और ये डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स स्टूडेंट मैथमेटिकली होता क्या है, स्लोप। याद कर लो जिन स्टूडेंट्स ने मैथ्स पढ़ी होगी, स्लोप का देखो दो तरह के स्लोप होते हैं, आप तो एक तो लाइन का स्लोप, एक तो इक्वेशन का स्लोप। लाइन का स्लोप हमेशा कैसे निकलता है स्टूडेंट, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स। सो दैट सिंपली मींस कि हर एक मार्जिनल कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स में एक ही चीज इंडिकेट कर रहा है एंड दैट इज स्लोप। तो मार्जिनल क्या इंडिकेट करता है इकोनॉमिक्स के अंदर, उसके मेन कॉन्सेप्ट के स्लोप को। तो अगर मुझे टीयू का स्लोप जानना है तो मुझे मार्जिनल यूटिलिटी जाननी पड़ेगी। मान लो मैं आपसे बोलूं कि मुझे इन्वेस्टमेंट का स्लोप जानना है, तो मुझे क्या जानना पड़ेगा, उस इन्वेस्टमेंट के स्लोप के लिए उसका मार्जिनल कॉन्सेप्ट विच इज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। लेट्स जस्ट सपोज मुझे टीआर का स्लोप जानना है तो मुझे क्या जानना पड़ेगा, एमआर। मुझे टीपी का स्लोप जानना है तो मुझे क्या जानना पड़ेगा, एमपी। तो मतलब ये बात होपफुली आपको क्लियर होगी। एवरी concept of marginal in economics denotes slope of that particular big concept, और हर किसी मार्जिनल का फॉर्मूला स्टूडेंट्स क्या रहता है, सेम, विच इज डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। तो एग्जाम में अगर कोई एक ऐसा कॉन्सेप्ट मिल जाए जहां मार्जिनल लिखा हो, आपको फॉर्मूला उससे भाई याद ना आ रहा हो, तो बहुत बेसिक सी बात दिमाग में बैठा लो, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स करोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, होपफुली आज की यहां तक की जितनी भी थ्योरीज हमने पढ़ी वो सारी अच्छे से क्लियर हो गई होगी आपको। इसके अलावा मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जो भी ये पीपीटीज है, पीडीएफ फाइल्स है, आप जब डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो इनके आपको लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप इनको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, आई होप अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट वीडियो में विल टॉक अबाउट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और पूरे यूनिट के जितने भी क्वेश्चंस हैं जो हमने लेक्चर 1, लेक्चर 2 आज और लेक्चर 3 में हम पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चंस को करेंगे। थैंक्स।